होता है, पागल हो। गुड मॉर्निंग सर। Very, very good morning. सर गुड इवनिंग सर। Very, very good evening. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए इसमें सबसे पहले आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस में अवेलेबल एस्ट्रो यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनको जो है देखना है। एंड टेलीस्कोप मींस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाना जो बहुत दूर है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में दो होते हैं, एक अर्थ टू गुड अर्थ। इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक अर्थ टू अर्थ होता है, उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। और एक जो होता है वो अर्थ टू स्पेस होता है। जो अर्थ टू स्पेस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दोनों टेलीस्कोप हैं, तो फिर दो बार क्यों है? एक्चुअली में ये जो आपके सिलेबस में है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अगर इससे हम ग्राउंड के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो रिवर्स इमेज बनेगी, सब उल्टा दिखेगा, ठीक है। सर के बल चलता हुआ आदमी आएगा, बिल्डिंग उल्टी दिखेगी, पेड़ उल्टे दिखेंगे। तो इसका मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिवर्स इमेज बनाता है। इसीलिए अर्थ पर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, जैसे इरेक्ट लेंस का इस्तेमाल करना है, तो उस केस में हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चल रहे थे ना, तो उसमें बहुत थोड़ा सा बताना बाकी रह गया था। एक तो मैंने बता दिया था आपको एक यूटिलिटी, और वो था ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते थे अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। बस हमें ध्यान ये रखना होता था कि जो इंटरेंस है, ऑप्टिकल फाइबर बालों जैसा पतला था, उसमें जो इंटरेंस होता था इंफॉर्मेशन का, वो एट एनी एंगल ना होके एक्सेप्टेंस कोण में होना चाहिए था। तो अगर एक्सेप्टेंस कोण में इंफॉर्मेशन को एंट्री दे देते इन द ऑप्टिकल फाइबर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये गाइड हो जाता अप टू द लास्ट एंड विदाउट पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर एंड विदाउट शोइंग द लॉस ऑफ एनर्जी। ये हमने देखा था, इसमें एक फार्मूला भी हमने डिराइव किया था जिससे 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। एक चीज, दो चीज और बताना चाहिए था हमें। एक है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। एक्चुअली में आप अगर डायमंड को इस तरह से उठाएं और उसको थोड़ा सा घुमाएं तो किसी एक एजेस पर वो बहुत तेज स्पार्कलिंग या शाइनिंग देता है। दिस इज अगेन ओइंग टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों माना है? आप ऐसे समझिए कि, या एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जानिए। वो फैक्ट ये है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। क्रिटिकल एंगल कम होने का मतलब जो रेज डायमंड में एंटर कर जाएंगी, अगर वो डायमंड के इंटरनल सरफेस पे एट अ 24 डिग्री और ग्रेटर देन 24 डिग्री पर अगर हिट करेंगी तो TIR हो जाएंगी। TIR होने का मतलब रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडिया हो जाएंगी। तो डायमंड मल्टी डायमेंशन होता है, बहुत सारे फेसेस होते हैं, तो रेस को चारों तरफ से वो कलेक्ट करता है। लेकिन जो रेस डायमंड के अंदर एंटर कर जाती हैं, वो जैसे ही सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ द डायमंड पे गिरती हैं, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 24 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 24 इज द लीस्ट एंगल, क्रिटिकल एंगल।
24 से ज्यादा होना चाहिए था, तो 24 से ग्रेटर पर गिरती हैं तो 24 इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड। तो वो फट से टोटल इंटरनल के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। वो जिस भी किसी सरफेस पे हिट करती हैं हमेशा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर गिरती हैं इनसाइड द डायमंड, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाती। यानी ऑल ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द डायमंड आर ट्रैप्ड, सभी लाइट डायमंड में ट्रैप हो जाती हैं। लेकिन ये मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते 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 कोई एक सरफेस टेम्पर्ड होता है या कोई एक कार्नर ऐसा होता है जहां पर क्रिटिकल एंगल का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, यानी लाइट लेस देन 24 पे हिट करती है, और जैसे ही अंदर डायमंड के अंदर किसी सरफेस पर या एज पर लेस देन 24 पर लाइट रे एंटर करेगी, ये क्रिटिकल से छोटा है, फट से रिफ्रैक्ट आउट हो जाएगी। और मिलियंस ऑफ द रेज था एंटरिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, और इंटरेंस का तो मल्टीपल ऑप्शन था, एक डिस्टेंस या इमरजेंस का एक सिंगल पॉइंट मिल रहा है या एक सिंगल सरफेस मिल रहा है जहां टीआईआर नहीं हुआ। अकॉर्डिंगली अब ये लाइट रेज ह्यूज अमाउंट में बाहर निकलेंगी और अकॉर्डिंगली इंटेंसिफाइड हो चुकी होंगी। इसी को हम कहते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। इतना ना बोल के हम एक लाइन में भी कह सकते थे कि ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ओइंग टू द लो वैल्यू ऑफ TIR or low value of critical angle, and owing to the TIR डायमंड एयर इंटरफेस पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है, और डायमंड के अंदर कोई भी लाइट रे जब किसी सरफेस को हिट करती है तो मोस्टली ग्रेटर देन 24 पर हिट करती है। अकॉर्डिंगली वो बाहर नहीं आ पाती, मल्टीपली रिफ्लेक्ट होते हुए डायमंड में ट्रैप हो जाती है। लेकिन जब किसी पॉइंट या किसी पार्टिकुलर सरफेस पर या एज पर इनसाइड एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 24 डिग्री होता है, तब ऑल ऑफ द रेज वहां से बाहर आती है। तो मिलियंस ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम वन एज, कमिंग फ्रॉम वन सरफेस, जब TIR नहीं होगा, इसी वजह से डायमंड चमकता है। तो ये तो चलिए एक नंबर में था। फोरोप्रिज्म के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल में और टेरेस्ट्रियल में हम अंतर बताने जा रहे थे, और वहां वो अंतर हम फोरोप्रिज्म के टर्म में बताने वाले थे। एस्ट्रोनॉमिकल में अगर फोरोप्रिज्म बढ़ा दें तो वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो जाता है। एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमिकल में इन्वर्टेड इमेज बनी थी, अगर एक फोरोप्रिज्म के थ्रू उसको हम देखेंगे तो हम देख सकेंगे कि ये इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट कर देगा। अब यही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ फोरोप्रिज्म टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बदल जाएगा। तो है क्या फोरोप्रिज्म? फोरोप्रिज्म एक्चुअली में राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। लैब में जनरली 60-60-60 वाला प्रिज्म होता है, लेकिन ये प्रिज्म ऐसा है कि इसमें ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये और ये आर्म सेम हो गया। नाउ दिस प्रिज्म इज यूज्ड इन स्पाइट ऑफ मिरर। हम लाइट रे को बेंड करने, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर का इस्तेमाल करते हैं। मिरर में तीन कमियां हैं। एक तो मिरर मोटा होता है तो दो इमेज बनाता है, वन फ्रॉम रिफ्लेक्टेड बाय फर्स्ट सरफेस एंड अदर बाय रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकेंड सरफेस। यानी कि जिधर पॉलिश किया गया है वो सेकेंड सरफेस है, वो 80% रिफ्लेक्शन देती है, और जो पॉलिश नहीं हुई है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं, ध्यान से देखिए, अगर शीशे में से पीछे पॉलिश उतार दी जाए तो आपको एक काफी डिम इमेज दिखेगी। मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप देखिए तभी भी आपको आपकी इमेज दिखेगी, लेकिन ये हल्की होगी। और वही अगर उस पर हम सिल्वरिंग करना शुरू करें तो आपको एकदम चटक इमेज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उस केस में रिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और रिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ने की वजह से इंटेंस इमेज होगी। बड़ी सीधा सा मतलब है कि अगर हम ग्लास बनाएं, दैट इज मिरर बनाए, तो मिरर में ये ऐसे सरफेस है, नाउ दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, इतना मोटा ग्लास है, आप यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, आपके बॉडी से जो रेज है वो लाइट रे इस मिरर पर पड़ रही है। पहली सरफेस 20% रिफ्लेक्ट करती है, यानी आपकी जो से जो लाइट थी वो मिरर के पहले सरफेस से 20% रिफ्लेक्ट होती है। 20% रिफ्लेक्ट होने की वजह से आपको 20% इंटेंस इमेज दिखाई देती है। 80% यहाँ आ गई, यहाँ 80% का 10% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो 80 का 10% होता है 8, तो 80 में से 8 जाएगा तो 72% रिफ्लेक्ट बैक होता है। उस 72% को अब यहां से निकल कर बाहर आना है,
72% का फिर 10% रिफ्लेक्ट हो जाता है, छोड़ दीजिए, और बाकी बाहर आता है। 72 का 10% होगा 7, 72 में से 7 हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 65, यानी कि ये जो रिफ्लेक्ट होके रे पहुंचेगी इस वाले से वो 65% इंटेंस होगी, यानी शीशे में आपकी जो फोटो दिख रही है वो 65% इंटेंस है। और बहुत ध्यान से देखें या कंप्यूटर के थ्रू देखें तो आपको एक दूसरी इमेज भी दिखेगी, वो 20% है। अभी आप ये हटा दीजिए, ये ग्लास एकदम सादा कर दीजिए, आप देखिए ये वाला गायब हो जाएगा और आप देखेंगे कि ग्लास में आपको आपकी इमेज दिखाई देगी। जब आप मेरे कोचिंग में एंटर करते थे, ग्लास जो था उसमें आप अपने आप को देख सकते थे कि आप उसमें झांकते तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती, वो 20% था। और अगर हम इसी को पॉलिश कर देते हैं तो 80% जो इसके अंदर आई थी उसका रफली 10% एब्जॉर्ब हो गया, तो 72% रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, फिर 10% यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, तो 72 का 10% लगभग 7% है। 72 में से 7 हटाने के लिए कह रहे हैं, 65% रिफ्रैक्ट हो गया और आपको 65% इमेज बनी। तो विद द नेक्ड आई जब आप देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि जो 65% इंटेंस है वो 20% से ज्यादा है। अकॉर्डिंगली आप सिर्फ इसको देखते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें बहुत तेज है या आपको कंप्यूटराइज या मोबाइल से या डीएसएलआर से फोटो खींच रहे हैं शीशे में, तो दो दो इमेज आ जाती है और ओवरलैपिंग होती है, क्लियरिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। इसीलिए ग्लास बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पतले ग्लास को पॉलिश किया जाता है। तो ये मिरर की कमी है, अच्छाई नहीं है। और दूसरा, कितने भी अच्छी हम सिल्वरिंग करें, ये सिल्वरिंग डिस्ट्रॉय होती है इन सम ईयर, जिसकी वजह से अगर हम इसको कहीं इंटीरियर या अंदर एपरेटस के यूज कर रहे हैं तो फिर बाहर निकाल के इसको पॉलिश करना पड़ेगा, तो इसकी टीयरिंग हो जाती है। और टीयरिंग होते ही ये 65% और कम हो जाता है, क्योंकि अब मोस्टली रिफ्रैक्ट भी होने लगता है, तो इस वजह से इमेज क्वालिटी इन्फ्लुएंस होती है। तो ग्लास की बहुत सारी कमियां हैं। तो हम जो काम मिरर की बहुत सारी कमियां हैं, जो काम हम मिरर यूज करके करते थे वो काम हम मिरर ना यूज करके पोरोप्रिज्म लेके यूज करेंगे। पोरोप्रिज्म है क्या? एक्चुअली स्ट्रक्चर में ये एक राइट एंगल आइसोसेलस प्रिज्म है, और इसमें हम लाइट को बेंड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मिरर से करते थे। हम इन्वर्जन ले सकते हैं, इन्वर्ट कर देगा, सीधा का उल्टा कर देगा, उल्टा का सीधा कर देगा, और इवन तो ये 180 डिग्री बेंडिंग में भी यूज होगा। यानी मिरर की जगह हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करने वाले पोरोप्रिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। ये पोरोप्रिज्म सिंपल प्रिज्म ही है, बस इनका काम होगा 3 एप्लीकेशन में हम इनको यूज कर लेंगे। वो काम है लाइट रे को 90 डिग्री पर बेंड करना, लाइट रे को 180 डिग्री पर बेंड करना, और लाइट रे का रिफ्लेक्शन। यानी ये मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते लेंस की तरह, ये लाइट रे को बेंड कर सकते हैं, और बेंड करने के साथ साथ ही ये इन्वर्जन कर सकते हैं। और ये प्रिज्म पूरे लाइफ टाइम अगर ना गिरे तो कभी खराब नहीं होते, और आप इनका यूज इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं। तो 3 एप्लीकेशन है इनके, हम आपको रे डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ग्लास का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ग्लास एंड एयर जब डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगा तो उस केस में अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हुआ तो आपको पता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ग्लास एयर इंटरफेस पे जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। यानी अगर कोई रे ग्लास में से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रही है और वो 42 डिग्री से ग्रेटर एंगल पर है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब टोटल इंटरनल के लिए 42 डिग्री और ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। अगर किसी सरफेस पे लाइट गिरी अंदर ग्लास पर और लेस देन 42 पर गिरी तो निकल जाएगी बाहर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दिस, और बहुत सारी रेज में से हम 2 रे चलाते, दिस नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, देखिए ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, और ये ऐसे दिस, ठीक है, ये सिंगल एरो, ये डबल एरो, ये दोनों नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, आगे निकल गया। आपको पता है ये 90 है, ये 45 है, अकॉर्डिंगली यहाँ नॉर्मल ये 90 है, ये 45 है, ये 45 हो जाएगा, ये और ये 90 है, ये 45 हो जाएगा। क्या मतलब है? इस रे का इस पॉइंट पर
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आ रहा है दैट इज 45 डिग्री, अब क्रिटिकल होता है 42 डिग्री, मतलब क्या 45 डिग्री ग्रेटर देन 42 डिग्री, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही ये यहाँ आएगा, फिर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, सीधा निकल जाएगा, मतलब सिंगल एरो यहाँ मिल गया। इन अ सेम वे डबल एरो को अगर आप देखें तो डबल एरो यहाँ पहुंचा, ठीक है, आप यहाँ नॉर्मल खींचिए 45 डिग्री ये आएगा, ये भी TIR शो करेगा, ये यहाँ पहुंच गया। क्या ऐसा नहीं लग रहा है मिरर जैसा काम कर रहा है? एक मिरर हम लें, उस पर लाइट रे को ऐसे हिट होने दें तो हमें पता है इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा, ये भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट रे को ये रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। तो इस तरीके से दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ था इस पोरोप्रिज्म के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये यहाँ अपीयर हुआ। डबल एरो पर और सिंगल एरो, ये बनी इमेज, बन गई है। तो दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ 90 डिग्री पर बेंडिंग हुई है। दूसरा एप्लीकेशन देख लीजिए इसका, अगर हम पोरोप्रिज्म कुछ ऐसे बनाते हैं, दिस मीन्स नाउ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 45 एंड दिस इज 45, और चलिए एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले रहे हैं और देखें ये क्या करने वाला है। इससे बहुत सारी रेज में से एक रे हमने ले ली सिंगल एरो, दूसरी एरो जो दूसरा एरो है दैट इज दूसरी रे है वो हमने डबल एरो से शो किया। अभी पता है ये नॉर्मल है और ये रेयर टू डेंसर एंटर करेगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, हमने नॉर्मल पर ही रख लिया, नॉर्मल की तरफ बेंड करना था, थोड़ा कम बेंड करते तो भी चल जाता। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल खींचे तो ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये 45 है, इसका मतलब ये 45 होगा, मतलब PIR हो गया, क्योंकि ग्लास से एयर में जाने की कोशिश कर रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, ग्रेटर देन 42 डिग्री जो कि क्रिटिकल एंगल है, ये फट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये यहाँ अपीयर होगा। अपीयर होने के बाद अगर हम यहाँ नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल ऐसे है, दिस आपको पता है अवे टू द नॉर्मल, ऐसे निकल जाएगा। दिस मीन्स जो सिंगल एरो है वो यहाँ पहुंचा, ऐसे जाने वाला था टूवर्ड नॉर्मल मोड़े, ठीक है, हमने नॉर्मल में मत करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ गिरा, सिमेट्री देखा 90 45 45 और 90 माइनस 45 दैट इज अगेन 45, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट बैक, जाना था सीधे, रेयरर में है अवे टू द नॉर्मल, निकल गई ऐसे, यानी जो सिंगल एरो थी वो इस पे चली गई। आइए डबल एरो में ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाना चाहती थी, अभी नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी। एक मिनट जरा मैं ये माइक्रोफोन दोबारा ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो वेट अ मिनट। हाँ हेलो, आवाज क्लियर आ रही है उधर? नहीं सर, हाँ लग रहा है हमको किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। ये तो आपका ही हाँ है। तो हमको भी वही सुनाई दे रहा है, मेरा कान एकदम पक गया इतनी देर में। एक मिनट हम साउंड, हम सोच रहे हैं किसी के यहाँ लग रहा है पीछे टीवी चल रहा है, किसी के यहाँ पीछे टीवी चल रहा है। माइक में तो सिर्फ प्रथम का ऑन है माइक, और किसी का नहीं है। एक मिनट मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ कोई। हाँ हेलो हेलो, अभी अभी भी आवाज क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। हाँ अभी भी नहीं सर, रिपीट कर रहा है वॉइस। हाँ हमको भी लग रहा है रिपीट कर रहा है।
एक मिनट, मुझे लग रहा है दूसरा माइक्रोफोन भी किसी ने लगाया हुआ है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अभी क्या आ रहा है? अभी आवाज सही आ रही है? नहीं फिर से नहीं हुई। किसी की और की आवाज आ रही है भाई। नहीं, लेकिन सर जब आप बोल रहे हैं तभी तो आवाज आ रही है। हेलो हेलो, यस सर। अभी ठीक है? यस हाँ, सर। अब ठीक है, पीछे का साउंड गायब हो गया। ठीक 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 ठीक, ओके। तो हम आपको सेकंड जो डायग्राम दिखा रहे थे वो ये है कि फिर किसी का आवाज या तो मेरा ही रिपीट कर रहा है या किसी और। अगर ये माइक ऑफ है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। माइक ऑफ रखिए, जब पूछना हो तभी ऑन कीजिए। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। एक्चुअली मैं तो हाँ हेलो, हाँ तो यहाँ अगर हम इस ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम लेके चले तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सिंगल जो एरो वाला रे था वो ऐसे गया, TIR के ऐसे गया, जाना सीधे था, बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, इधर निकल गया। एंड अगर हम डबल एरो लेके चले तो इन सेम वे डबल एरो इस पर आएगा बेंड होके, ये भी TIR शो करेगा यहाँ पे क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री आएगा। एंड फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हुए, और इसके बाद ये यहाँ आके हिट होगा। जाना तो ये नॉर्मल ऐसे था, जाना चाहता था अवे टू द नॉर्मल, ऐसे निकल जाएगा। अकॉर्डिंगली जो डबल एरो है वो डबल एरो यहाँ हो जाएगा। और अगर आप अब देखें तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो है देखिए, डबल एरो डाउन था, डबल एरो अप हो गया, सिंगल एरो अप था, सिंगल एरो डाउन हो गया। तो अकॉर्डिंगली ये आपको मिलेगा नीचे। हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, यस सर। अच्छा यस सर। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ हमारे पास जो इन्वर्जन का काम है, देखिए बिना हमने लेंस का एक फीचर आपको याद दिलाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के ट्वाइस एफ पर अगर कोई आप ऑब्जेक्ट रख दें तो बिना मैग्निफिकेशन के दूसरे ट्वाइस एफ पर ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या जानते हैं आप लोग ये बात? यस। और जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के ट्वाइस एफ पर रखे गए ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज दूसरे ट्वाइस एफ पर बनती है विदाउट एनी मैग्निफिकेशन। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लेंस एक ट्वाइस एफ पर उसके अगर हम इरेक्ट रखेंगे तो दूसरे ट्वाइस एफ पर वो इन्वर्टेड कर देगा, वाइस वर्सा। एक ट्वाइस एफ पर इन्वर्टेड रखेंगे तो दूसरे ट्वाइस एफ पर इरेक्ट कर देगा। प्रिज्म में ऐसा नहीं है। एक छोटा सा प्रिज्म है, ये प्रिज्म बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा। अगर इस प्रिज्म को हम इस प्रिज्म से इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को देखेंगे
प्रिज्म के एक साइड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए है ये, तो दूसरे तरफ हमें इरेक्ट इमेज मिल जाएगी। तो पोरो प्रिज्म का एक इस्तेमाल था 90 डिग्री पर बेंडिंग करना। शायद आपने लोअर क्लास में कहीं पढ़ा भी हो, पेरिस्कोप, वो जो पनडुब्बी में नीचे, सबमरीन में नीचे जो पाइप होता है, लाइट पाइप, एक बहुत पतला पाइप इस तरीके से लगा होता है, और इसमें यहाँ आप लाइट रे को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ आप 45 डिग्री पर इंक्लाइंड मिरर दिखाते हैं, तो ये लाइट रे को 45 डिग्री पर बेंड करके नीचे समुद्र के काफी नीचे जो सबमरीन है वहां इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो हम आज की डेट में इसको पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप का मतलब 90 डिग्री पर बेंड करना। तो यहाँ अब हम इस मिरर का इस्तेमाल ना करके उसकी जगह पोरो प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 रे डायग्राम हो गया। तीसरा रे डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, 180 डिग्री पर बेंडिंग करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 180 डिग्री बेंडिंग। तो अगर हम पोरो प्रिज्म फिर से बनाए लाइक दिस, जिसमें ये 90 डिग्री वाला है, ये 45 डिग्री वाला है, ये 45 डिग्री वाला है। चलिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे हमने एक रे ली सिंगल एरोड, दूसरी रे ली डबल एरोड। और अब अगर हम देखें तो नॉर्मल इंसिडेंस से सीधा निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये 90 है, ये 45 है, ये 45 हो जाएगा। और जब आप यहाँ नॉर्मल खींचेंगे दिस, तो ये 90 है नाउ, तो ये 90, ये 45, ये 45, इसका मतलब ये 45 हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर है, फर्स्ट से ये 45 पर रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर ये 45 पर रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ये आ जाएगा यहाँ। और अगर आप यहाँ नॉर्मल खींच के एंगल चेक करें तो ये 90, ये 45, ये 45, फिर ये 45 हो जाएगा। मतलब फिर यहाँ TIR होगा, TIR होगा तो ये ऐसे आएगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, निकल आएगा बाहर। यानी सिंगल एरो जो थी वो यहाँ TIR शो की एक बार, यहाँ पहुंची, यहाँ TIR शो की 2 बार, और नॉर्मल इंसिडेंस हुआ सीधी बाहर निकल आई। इन अ सेम वे अगर आप डबल एरो के लिए बनाते तो डबल एरो वाला भी एग्जैक्टली वैसा ही ट्रैक या पाथ फॉलो करता हुआ बाहर आ जाता, और आपको ये उसका फाइनल रे मिलता डबल एरो। अब आप देख सकते हैं कि डबल एरो अप है, पहले डबल एरो डाउन था, अभी डबल एरो अप है। सिंगल एरो अप था, सिंगल एरो डाउन है। यानी क्या हुआ, वही उलट दिया उनको। यानी कि हम एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट को फेस करा रहे हैं इस पोरो प्रिज्म को, तो उसी के नीचे हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। वाइस वर्सा, इन्वर्टेड इमेज को हम जब पोरो प्रिज्म के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो रे डायग्राम के थ्रू उसकी इरेक्ट इमेज आ जाएगी। दिस मीन्स दैट यहाँ हमारे पास जो पोरो प्रिज्म है, जो कि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म था, इस पोरो प्रिज्म से हम एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 डिग्री बेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ हम इरेक्ट को इन्वर्ट को इरेक्ट कर सकते हैं, हम रे को 90 डिग्री पर मोड़ सकते हैं बिना किसी मिरर के। तो पोरो प्रिज्म आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मिरर्स। क्यों? क्योंकि मिरर्स के 2 मेजर ड्रॉबैक है। डुअल इमेज बनाता है, इस वजह से क्लियरिटी में अंतर पड़ता है, एंड सेकेंड वन इज पॉलिश वियर एंड टियर होती है, लाइफ काफी कम होती है। इसको रिप्लेस कर देते हैं पोरो प्रिज्म से। यानी जितने फिजिक्स में डिवाइसेस बनेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, अगर मिरर लगाना है तो भले हम कह रहे हैं मिरर, लेकिन आज की डेट में वो मिरर नहीं होते, वो पोरो प्रिज्म होते हैं। तो एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोरो प्रिज्म, तो आप सिर्फ ये बताते हैं पोरो प्रिज्म आर द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस triangles which are used to invert the images, bend the light ray at 90 degree and bend the light ray at 180 degree, and their working principle is the concept of total internal reflection. इतना आपको जानना होगा TIR के बारे में, तब आप कोई भी काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस आज का टॉपिक हमने उठाया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये टाइम आउट दिखा रहा है, अभी कट जाएगा, तो हम फिर 5 मिनट बाद उसी
आईडी पर लॉगिन होंगे जैसा कि हमेशा होता है। चलिए ठीक है, तो आ जाइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैं आपको ये बता रहा था कि टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, अर्थ टू अर्थ जो देखते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो अर्थ टू स्पेस देखते हैं उनको एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और जो टेरेस्ट्रियल होता है वो इरेक्ट इमेज बनाता है। इसीलिए दो टेलीस्कोप होते हैं। अलग बात है कि जब अच्छा कमांड हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इस एस्ट्रोनॉमिकल में पोरोप्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके इसके सिलेबस में नहीं है। चलिए हम रे डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काम कैसे करता है, और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वेल मैग्निफाइड एंड डिस्टिंक्टली क्लियर इमेज आपको कैसे दिखाता है। यानी पहले रे डायग्राम, उससे पहले अगर हम टेलीस्कोप के बारे में बताएं तो टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक काफी बड़ा लेंस होता है जो डिस्टेंट स्टार को फेस करता है, और एक छोटा लेंस होता है जिधर से हम देखते हैं। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसको वो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको ओ लेंस कहते हैं, और जिधर से हम देखेंगे जो छोटा होता है उसको हम आई लेंस कहते हैं। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक बिग अपर्चर ग्रेटर फोकल लेंथ का बड़ा लेंस होता है जो डिस्टेंट स्टार से आने वाली लाइट रे को कलेक्ट करता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस या ओ लेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा जिधर से हम देख रहे हैं उधर जो लेंस है उसको हम आई लेंस कहते हैं। ये काफी छोटा होता है तो इसकी फोकल लेंथ कम होती है, इसको हम आई लेंस या ई लेंस कहते हैं। अब ये पाइप में होते हैं और इनके बीच की दूरी ओ लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी को हम सेटल कर सकते हैं। आइए आपको रे डायग्राम हम दिखाते हैं। अगर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर लें दिस, और ये बड़ा लेंस लेना है आप लार्जर फोकल लेंथ, और एक हम छोटा लेंस लेना है आप लोअर फोकल लेंथ, और बड़ा जो लेंस है वो बड़े पाइप में है और जो छोटा लेंस है वो छोटे पाइप में है। और ये जो पाइप है ये रैक एंड पिनियन से जुड़े हैं। रैक एंड पिनियन से जुड़े का मतलब इसको जब ऐठेंगे तो ये पूरा लेंस है तो ऐसे अंदर आएगा या फिर ये बाहर जाएगा। यहाँ एक वायर होता है, कॉपर का वायर क्रॉस करके ऐसे लगा होता है जो इसके फोकस पॉइंट के बारे में बता रहा होता है कि इसका फोकस पॉइंट कहाँ है। जब आप आई लेंस में आंख लगा के देखेंगे तो आपको क्रॉस वायर दिखाई देगा। फिलहाल इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में एक बिग अपर्चर लेंस है जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फेस करेंगे, एक स्मॉल अपर्चर लेंस है जिधर से आंख लगा के हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। हम कह रहे हैं कि आई लेंस के फोकस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक वायर क्रॉस एक्स के फॉर्म का अंदर लगा होता है। जब आप देखते हैं तो आपको ये एक्स शेप का एक वायर दिखता है। ये एक स्क्रू है, इसको घुमाएंगे तो ये पूरा जो स्मॉल वाला पाइप है ये पूरा का पूरा बाहर आएगा या पूरा का पूरा अंदर आएगा। यानी ओ लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। क्यों, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। ये लिखना नहीं रहता है कंस्ट्रक्शन आपको कि इसमें क्या क्या, बस आपको बताना रहता है कि टेलीस्कोप एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं इन मैग्निफाइड व्यू। दो लेंस से बना होता है, एक बिग अपर्चर ओ लेंस होता है, एक स्मॉल अपर्चर आई लेंस होता है। बेस्ट, अब आपको इधर खड़े होना है। अगर ये टेलीस्कोप हाथ में है तो इधर खड़े होना है, और इधर खड़े होंगे तो ये इसमें आपकी आई लग जाएगी और ये उस डिस्टेंट स्टार को फेस कर रहा होगा जिस डिस्टेंट स्टार को आप देखना चाहते हैं। अब डिस्टेंट स्टार तो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से बहुत सारी रेस चल कर आ रही हैं। चलिए हम दो रे ले रहे हैं। एक रे हमने ली दिस, ये देखिए ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई सीधी निकल गई, कहीं कोई बेंडिंग नहीं। ये इन्फिनिटी से आ रही है फ्रॉम स्टार, ठीक है, ये सीधी निकल गई। और एक और, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती है, तो एक रे और हम लेकर आ रहे हैं डिस्टेंट स्टार से। चलिए इसको डबल एरो कह रहे हैं। और ये हमें पता है कि जैसे ही मुड़ेगी फोकस पर इमेज बनाएगी। पैरेलल रेस फोकस पे इमेज बनाती हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये दोनों रेज
जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो सीधी निकल गई, और ये वाली जो होगी ये बेंड हुई, और बेंड होने के बाद ऐसे टकराई और यहाँ निकल गई। ठीक है, थोड़ा सा लेंस बड़ा कर ले रहे हैं, देख यहाँ आ गई, यानी डबल एरो जो थी वो डबल एरो इस तरह से निकल गई। ये पहला इंटरसेक्शन हुआ, ये पहली इमेज बनी। हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, Yes, sir. अच्छा ठीक, यस सर, यस सर। ओके ओके। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। आप ऐसे समझिए, डिस्टेंट स्टार इस ओ लेंस से अपनी पहली इमेज ए बी जनरेट करवा रहा है, विच इज वेरी टिनी। और ये क्या है? ये फोकस ऑफ ओ लेंस है, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पर इमेज बनाती है, तो ये हो जाएगा फोकस पॉइंट ऑफ ओ लेंस, ये डिस्टेंस में हो जाएगा f4। और अब आप सोच देखिए, दिस स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। अब इस लेंस को इतना पीछे लाइए कि इसने जो इमेज बनाई है वो इसके फोकल जोन में पड़ जाए। क्यों? आपको पता है, लेंस के फोकल जोन में अगर कोई होगा तो ये उसकी इमेज उसी साइड बना देगा, आपको पता होना चाहिए। और अगर लेंस के फोकल जोन के बाहर होगा तो ये दूसरे साइड उठा के फेंक देगा। क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के फोकल जोन में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ता है तो वो लेंस उसकी इमेज उसी साइड रहने देता है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकल के बाहर है कोई तो उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है। अब देखिए आपको क्या दिक्कत होने वाली है। आपको दिक्कत ये होने वाली है कि जब आप इसमें देखेंगे तो ये तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये इसके फोकल जोन में होगा तो ये इसकी इमेज इधर कहीं बना देगा, इधर कहीं। लेकिन अगर ये इसका मतलब इसका फोकस इतना ही है तो फोकस से बाहर हो गया, तो फोकस से बाहर हो गया तो ये उसको उठा करके पीछे कर देगा आपके, तो दिखाई नहीं देगा आपको। यानी कि इसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। इसीलिए आपको रैक एंड पिनियन यानी स्क्रू दिया गया था, ताकि उस स्क्रू को घुमा करके आप लेंस को पास करें, इतना पास करें कि कंफर्म इसका फोकस पॉइंट यहाँ कहीं आए। दिस इज एफ फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस। अब आपको पता है कि ये जैसे ही बेंड होगी, अब ये तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज होकर बेंड होगी। अब कितना बेंड होगी ये तो पता नहीं है, और बोर्ड पर ही डायग्राम बना रहा है। बहुत ज्यादा मोड़ देंगे तो पता चला कि बोर्ड के बाहर चला गया। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इससे पहले कि इस डबल एरो और सिंगल एरो को हम बेंड शेंड करें, आपको इस ए बी के हेड से एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेनी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेंगे तो एक बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे वैसे भी कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होती, तो ये इस तरीके से सीधी ये इस लेंस से रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। ये तो हम तो रे डायग्राम पूरा कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि ये दो रे आई, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से था तो सीधे निकल गया, लेंस पे टकराया। लेंस पे टकराने के बाद हमको पता है कन्वर्जिंग एक्शन है तो कन्वर्ज होना चाहिए था, हमने कहा होल्ड कर लीजिए। डबल एरो वाला लेकर आए, बेंड हुआ, इंटरसेक्शन शो किया, हमने कहा कि पैरेलल रेस फोकस पर इमेज बनाती हैं। यानी कि इस ओ लेंस ने डिस्टेंट स्टार की एक इमेज बना दी,
ओ लेंस के फोकस पर। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी फॉर द आई लेंस। अब हम कह रहे हैं कि ये दो रेस को हमें यहां वापस देना है, लेकिन कितना मोड़ना है नहीं पता। फाइनल इमेज बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है फॉर दिस। आप क्या कीजिए, इसके हेड से इसके ऑप्टिकल सेंटर पर एक स्केल रख करके सीधी लाइन खींच दीजिए। अब इस बात का ध्यान रखिए कि इन दोनों को ऐसा मोड़ना है कि पीछे इस लाइन पर कॉमन इंटरसेक्शन शो करे। आपको दिख रहा है मेरे बोर्ड पर मैक्सिमम इतनी ही डिस्टेंस है, इसके बाहर इंटरसेक्शन होगा तो इमेज नहीं बनेगी। तो हम ऐसा करें, हम यहाँ डिसाइड कर ले रहे हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता तो, क्योंकि और पहले ले सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं। अब आप मीटर स्केल रख के यहाँ से सिंगल एरो वाले को जोड़ दीजिए, यहाँ से डबल एरो वाले को जोड़ दीजिए। देखिए सिंगल एरो वाला आपको दिख रहा है ऐसे जाएगा, एंड डबल एरो वाला दिख रहा है ये बेंड होकर के इस पर निकल जाएगा। देख, यानी ये जो डबल एरो वाला है ये इस पर जाएगा। अकॉर्डिंगली पीछे बढ़ाने पर यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। हम पहले इंटरसेक्शन डिफाइन कर लिए, क्यों? क्योंकि पता नहीं ज्यादा मोड़ देते कम मोड़ देते तो अकॉर्डिंगली बोर्ड के बाहर चला जाता, और जो सिंगल एरो वाला था वो सिंगल एरो यहाँ चला गया। ठीक है, इसका मतलब है इनको पीछे बढ़ाने पर कॉमन इंटरसेक्शन यहाँ हुआ तो फाइनल इमेज बन गई दिस। यानी कि जब हम यहाँ से देख रहे होंगे आई लेंस में, दिस इज अ आई लेंस कॉल्ड ई लेंस। तो ऑब्जेक्ट लेंस इंफिनिटी पर सिचुएटेड स्टार की पहली इमेज अपने फोकस पर बना चुका होगा। ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और एंड सिंस दिस AB इज लाइंग इन इट्स फोकल जोन, सो ये लेंस इसको उठा के इसी साइड फाइनल इमेज में कन्वर्ट करेगा। नाउ दिस इज अ वेल मैग्निफाइड इंटेंस एंड क्लियरली विजिबल इमेज, और ये आप देख पाएंगे एज अ इमेज मेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम दोबारा एक बार और रे डायग्राम बना के दिखा रहे हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। बोर्ड छोटा है इसलिए हम बहुत बड़ा नहीं बना सकते, बोर्ड पर एडजस्ट होने लायक हम बना रहे हैं पूरा। दोबारा देख लीजिए, सिर्फ इतना ही कि ये हो गया एक रिफरेंस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया डिस्टेंट स्टार को फेस करने वाला लेंस, ये हो गया जिधर से हम फाइनली डिस्टेंट स्टार को वेल मैग्निफाइड इंटेंस एंड डिस्टिंक्टली सेपरेबल फॉर्म में देख पाएंगे। हम कह रहे हैं डिस्टेंट स्टार से आने वाली एक रे को ओ लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, ये सीधे निकल गई। इसको हमने कहा था सिंगल एरो, जाने दीजिए। डिस्टेंट स्टार से रेज होंगी तो ऑब्वियसली पैरेलल होंगी, तो ये रे यहाँ आई। अब पैरेलल रेज फोकस पर मिलती है, ये बेंड हुई ऐसे और इसने इसको इंटरसेक्ट किया यहाँ। दिस इज द फर्स्ट इमेज ए बी फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस called the O lens, and this is the focus point of O lens, क्योंकि पैरेलल रेज फोकस पर इमेज बनाती है। हम O लेंस के फोकस को F4 लिखने वाले हैं। दिस ये हो गया दिस। अब हम कह रहे हैं कि इस आई लेंस को थोड़ा पास या थोड़ा दूर आपको ऐसे अरेंज करना चाहिए कि इसका फोकस हमेशा ऐसा हो, समवेयर एट दिस पॉइंट, यहां कहीं हो, इन सच अ वे कि इसके फोकल जोन में AB पड़ गया। बेनिफिट, इस AB की वेल मैग्निफाइड इमेज ये लेंस उठा के इसी साइड में ट्रांसफर कर देगा। अब हम कह रहे हैं कि ये जो डबल एरो सिंगल एरो रे टकराई है इस लेंस से, जो कि एक आई लेंस है या ई लेंस है, तो कितना बेंड कराए कि फाइनल जो है वो हमें इमेज मिल जाए। हम ये कह रहे हैं कि आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इस बी पर स्केल रख करके इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके एक लाइन सीधी खींच लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन होती है वो बेंड नहीं होती। अब आपको इस रे को ऐसे मोड़ना है कि पीछे इस लाइन पर कहीं इंटरसेक्शन शो कर दे, सो दैट आपको फाइनल इमेज मिल जाए। हम कह रहे हैं कि हम अधिकतम दूर जो ले सकते हैं वो ये है। अगर ये है तो यहाँ से मीटर स्केल रख के आप सिंगल एरो वाले को जोड़ दीजिए, यहाँ से मीटर स्केल रख के आप डबल एरो वाले को जोड़ दीजिए।
अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि जो सिंगल एरो वाला है वो इस पर जाना चाहिए, सो दैट जब बैक साइड प्रोड्यूस करे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो गया। डबल एरो इस पर जाना चाहिए, सो दैट जब बैक साइड प्रोड्यूस करे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो गया। ये जो तीनों रेज इंटरसेक्ट हुई है, नाउ दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस टेलीस्कोप। ये हो जाएगा, इसको और बढ़ा लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को, दिस ये हो जाएगा A1 B1। दिस इज द वेल मैग्निफाइड इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इतना अगर आपको बनाने आता है तो इसी में सारे डेरिवेशन है, ये 5 नंबर में आता है। अब क्या चीज है, क्या मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? क्योंकि डिस्टेंट स्टार अगर रियल में देखें तो ऐसे दिख रहा होगा या शायद दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन जब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू देखेंगे तो इतना बड़ा दिखाई देगा। ये स्टार यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, देख बड़ा था ये इसके बीच में दिखाई दे रहा है। तो कितना बड़ा, इसके रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है? कहते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है? ऑब्जेक्ट ने आई पर कितना एंगल बनाया आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने आई पर कितना एंगल बनाया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से फाइनल इमेज ये है, और जरा ध्यान से देखिए आई पर कितना एंगल बना रहा है। यही एंगल तो आई पर बना रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा डिग्री। नहीं क्लियर हो रहा है? फाइनल इमेज ये है, हो रहा है इस पर आप आंख चिपकाए हुए हैं, तो आपके आई लेंस पर जो फाइनल इमेज बन रही है दैट इज आप बीटा डिग्री। ये है बीटा डिग्री, ठीक है, ये यहाँ यूज हो गया। और अल्फा क्या है? ये ओ लेंस हटा दीजिए और अपनी आंख यहाँ लगाइए, और अब आपके आई पर डिस्टेंट स्टार जो एंगल बना रहा है वो ये है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। यानी बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इतू सा दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा। इस छोटे से दिखाई देने वाले स्टार ने आपके आई पर जो एंगल बनाया वो अल्फा है। अब स्टार और आई के बीच में आप टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक बड़ी सी इमेज दिखाई देगी, वो इमेज ये है। इस इमेज को आप देखेंगे थ्रू द आई लेंस, तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के हेड और ऑब्जेक्ट के टेल के बीच ये एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, मैग्निफाइड इमेज ने आई पर कितना एंगल बनाया, बीटा टू द नेक्ड आई से बनने वाला विजुअल एंगल ओवर द आई अल्फा। अब ये मान लेते हैं, मैं कहता कि डायरेक्ट हम देखे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री का एंगल बन रहा था, और जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखे तो 50 डिग्री का ये बन रहा था, तो बीटा इज द 50 डिग्री। देख रहे हैं क्या आ गया? 50 डिग्री बाई 1 डिग्री डायमेंशन लेस हो गया 50, यानी 50 गुना। 50 गुना मीन्स यहां हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को विद नेक्ड आई देख रहे थे, 1 डिग्री का एंगल बना रहा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वो एंगल 50 डिग्री का हो जाए तो मैग्निफिकेशन इज 50। मान लेते हैं मैं कहता डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने पर बहुत छोटा दिख रहा था 1/100 डिग्री, और जब हम उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखे तो 50 डिग्री का एंगल बना। अभी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50 और 100 जा 5000 टाइम। बात हमारी समझिए, जितना छोटा विजुअल एंगल होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का आई पर, उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है। देखिए अल्फा 1 डिग्री के बजाय हमने 1/100 कर लिया, तो 1/100 कर लिया अल्फा, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एकदम पिन की नोक जितना दिख रहा था 1/100 डिग्री। और जब हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा तो 50 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो 50 डिवाइडेड बाई 1/100 आ जा रहा है ये 5000, यानी 5000 गुना, यानी कितना बड़ा हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन हम इस फार्मूले से निकालते हैं। अब इसको हम डेराइव करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये तो डिपेंडेंट होने वाला है ओ लेंस, क्योंकि अल्फा और बीटा आपको नहीं दिए जाएंगे। डेफिनेशन तो हमने आपको दे दी कि बीटा बाई अल्फा is the magnification produced by this optical instrument। अब देखिए कितने पैरामीटर हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ ये तो F हो गया था, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये यहां से यहां तक ये FC हो जाएगा। FC का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और क्या, ये हो जाएगा इमेज मेड बाई ओ लेंस।
ठीक है, ये VO हो जाएगा जो कि न्यूमेरिकली FO के बराबर है, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है, तो ये डिस्टेंस जो आप लेंगे ये डिस्टेंस हो जाएगा UE, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और E फॉर आई लेंथ। और आप देखिए, आप इसके ऑप्टिकल सेंटर पर खड़े हैं, चलकर इधर आएंगे तो आप अपोजिट टू द लाइट रे चल रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस। और आप यहां मेंटेन है और आप फाइनल इमेज तक चलकर आएंगे तो ये डिस्टेंस भी आपको चाहिए एज अ इमेज फार्म्ड बाई आई लेंथ। अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस वैल्यू में लिखी जाएगी इमेज डिस्टेंस बाई आई लेंथ, और ये माइनस होगी। क्यों? आप ऑप्टिकल सेंटर पर मेंटेन हो जाइए, चलकर आप ऐसे आएंगे अप टू द इमेज, रे तो उधर जा रही हैं। दिस इज अ full place ray diagram with all of the parameter shown here। अब हमें m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा की वैल्यू चाहिए। एक्चुअली ये जो अल्फा बीटा है ये बहुत बहुत छोटे हैं, तो बीटा बाई अल्फा को आप tan बीटा बाई tan अल्फा देख लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो tan बीटा आप इस ट्रायंगल में देखिए, तो इस ट्रायंगल में tan बीटा हो जाएगा माइनस ए बी, एरो डाउन है, माइनस ए बी अपॉन दिस माइनस यूई, माइनस ए बी अपॉन माइनस यूई डिवाइडेड बाई tan बीटा था, tan अल्फा। अगर ये अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये अल्फा हो जाएगा, देखिए tan अल्फा हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन फो, एफो फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ ऑफ ओ लेंथ, मीन्स ये हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन फो। आपको पता है ये यहां आएगा तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये सबसे नीचे सबसे ऊपर यहां आएगा, ये हो गया माइनस, ये है माइनस, ये एफ ऊपर हो गया, और ये यूई माइनस बता रहा है इन्वर्टेड इमेज बनेगी। देखिए ये था इरेक्ट डिस्टेंट स्टार, और ये देखिए ये इसका इन्वर्टेड इमेज है, तो माइनस एफओ बाई यूई। यानी अगर ओ लेंस का फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ एफओ है और जो आई लेंस है उससे इमेज की डिस्टेंस इमेज ए बी फॉर्म्ड बाई ओ लेंस, यानी ओ लेंस की इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो अगर आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू है, अगर ये पता हो तो इतना फोकल लेंथ होगा। अब इसके दो केस बनते हैं। केस क्यों? गारंटी नहीं, अभी हमने गारंटी नहीं लिया कि फाइनल इमेज आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि फाइनल इमेज दिखने की दो शर्त होती है। पहली शर्त होती है कि कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर बने, और दूसरी शर्त होती है कि या तो इंफिनिटी पर चली जाए। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन थ्योरेटिकली तो आ गया, लेकिन ये डिस्टिंक्टली क्लियरली एंड वेल मैग्निफाइड है, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी लेने के लिए हमें दो केस बनाना पड़ेगा। एक केस होता है when the final image is forming at a least distance of distinct vision, मतलब कम से कम ये 25 हो, मतलब ये जो VE है ये कम से कम 25। आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल डी से लिखते हैं, यानी VE की वैल्यू या तो D हो या फिर VE की वैल्यू इनफाइनाइट हो। ये दो केस होंगे, इसको बोलते हैं फाइनल इमेज फार्मिंग एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको कहते हैं फाइनल इमेज फार्मिंग एट अ इन्फिनिटिव, और इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ रिलैक्स्ड आई। यही क्राइटेरिया हमें लेके चलना होता है। हमें आई लेंस को इतना दूर करना होता है कि जो एफी है वो एफओ में मर्ज हो जाए। अगर हम आई लेंस को धीरे धीरे पीछे हटाएंगे तो उसका एफी एफओ के पास आता जाएगा। एक केस ऐसा आएगा कि आई लेंस इतना पीछे खिसका देंगे कि एफपी एफओ में कॉन्साइड हो जाएगा, यानी ओ लेंस अपने फोकस पर बनाया और वही फोकस आई लेंस का है, तो फोकस से चलने वाली रेज तो रिफ्रैक्शन के बाद इंफिनिटी पर चली जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें दो केस में स्टडी करना है। 5 मिनट और लगेगा, हम इसको कवर कर लेते हैं। केस 1, when the final image is forming at a least distance of distinct vision, यानी VE की वैल्यू हमें D रखनी है, न्यूमेरिकल लगाना होगा तो 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। आई लेंस पर हाथ रखिए, तो आई लेंस पर हाथ रखिए तो आई लेंस के लिए आप लगा पाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो आप एफ की जगह आप रखेंगे एफ पी, वी की जगह रखेंगे आप डी, और आपको दिख रहा है साइन में नेगेटिव है -d, यानी केस 1 में चल रहा है when the final image is forming at a least distance of distinct vision, कम से कम 25 सेंटीमीटर तो बनना ही चाहिए था। तो ये हो जाएगा d, साइन के हिसाब से माइनस हो गया, और u की जगह है -ue। ठीक है, सेटल कर लेते हैं। 1/fp प्लस 1/d इधर कर लिए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/ue, दिख रहा है। नाउ आप यहां से देखिए एफ कॉमन ले लीजिए, आप यहां से नीचे यानी 1/fp, 1/fp कॉमन ले लीजिए। क्यों ले लीजिए अभी क्लियर कर देंगे। ये हो जाएगा 1 + fp/d। सोच लीजिए कैसे, इंटू fp/fp करेंगे तो नीचे का बाई fp कॉमन हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा प्लस fp/d, यानी 1/fp 1 + fp/d, ये हो जाएगा 1/ue। fo मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों fo/ue, देखिए fo यहां मल्टीप्लाई कीजिए, fo यहां मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा fo/ue। फर्स्ट फार्मूला आप मैग्निफिकेशन मिलने जा रहा है, fo दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा fo/fp 1 + fp/d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा fo/ue। क्लियर है। इस fo/ue की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, जब fo/ue की वैल्यू यहां रखेंगे आप यहां से, तो माइनस मतलब इन्वर्टेड, और fo/ue की वैल्यू आ रही है fo/fp, फुफ्फा फुफ्फी जो भी हो, fo/fp 1 + fp/d। दिख रहा है साफ साफ कि मैग्निफिकेशन जो आपको लेना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, वो है -fo/fp 1 + fp/d। इस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। लैंग्वेज होगा फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, अगर आप इसको खींच के पीछे कर दिए, हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। अगर इमेज इंफिनिटी पे पाएगा तो सर इमेज दिखेगी कैसे? क्यों भैया, सन इंफिनिटी पर ही तो है। अरे भाई, इंफिनिटी का मतलब क्या, जहां हाथ नहीं पहुंचता उसको बोलते हैं इंफिनिटी। अकिया तो जाइबे करती है इंफिनिटी तक। क्लियरिटी का इशू है। जैसे पेड़ अगर आपके घर से दूर है तो पत्ते नहीं गिन पाएंगे आप, लेकिन पेड़वा के नीचे जाएंगे तब तो पत्ते दिखेंगे ना। तो हमने डिस्टिंक्टली देख पाने की बात की, बड़ा देख पाने की बात की। ठीक, इतना छोटा था कि आई से क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, हमने लगाया। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है, ये नहीं मतलब होता है इन्फिनिटी का मतलब कि इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी फार अवे। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो आई लेंस है, इस आई लेंस को धीरे धीरे पीछे खींचिए, खिसते 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 एक केस ऐसा आएगा कि जो एफ है वो एफ पे कॉन्साइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये एफ हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी जो यूई है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको खिसकाते खिसकाते आप मर्ज करा दिए। तो अब आई लेंस से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यूई कहते थे, और ये न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो दूसरा वाला केस डेराइव भी नहीं करना पड़ता। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जाती है, अभी हम रे डायग्राम दिखा दे रहे हैं आपको, जब फाइनल इमेज ये जब फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर भेज रहा है तो यूई की न्यूमेरिकल वैल्यू एफ हो जा रही है, तो ये हो जाएगा -fp दिस इज द मैग्निफिकेशन फार्मूला। आपको जो पब्लिश हुआ नोट्स मिला है उसमें 2 केस बना होगा। कंडीशन आप रिलैक्स आई में ये लिखा होगा, डेराइव करके लिखा होगा, एंड फाइनल इमेज फार्मिंग एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये केस लिखा होगा। मान लेते हैं हम इसको दिखा देते कि इसको इतना पीछे खींच चुके हैं कि एफ कॉन्साइड है, तो रे डायग्राम कैसा दिखेगा, क्योंकि 2 नंबर में कहता है मेक द रे डायग्राम। तो जरा गौर फरमाइए, तो ध्यान से देखिए कितना आसान है, और एक बार और रिवीजन दे देंगे रे डायग्राम बना के तो फटाक से आपको याद हो जाएगा। वैसे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हो गया बिग अपर्चर ओ लेंस, ये हो गया आई लेंस, ये हो गया डिस्टेंट स्टार से आने वाली पहली रे, ये हो गया डिस्टेंट स्टार से आने वाली दूसरी रे। थोड़ा सा लेंस बड़ा करना पड़ेगा। ये जो इमेज बनी ये इसके
फोकस पर है F4 और इसका भी फोकस है F3। आपको पता है बेंड होके ये पैरेलल हो जाएगी। क्यों? इसका भी ये फोकस है, फोकस से चलने वाली रेज पैरेलल हो जाती है। तो पीछे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पर ही तो मानेंगे। पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होती है। क्लियर है? दिस इज द रे डायग्राम व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटिव। नाउ ये है F4, ये है F3 और इस सिस्टम का मैग्निफिकेशन है माइनस मतलब इन्वर्टेड F3। F4 focal length of O lens, F3 focal length of I lens. So have a greater day.